हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में भी हम लोग फिजिक्स ही पढ़ेंगे। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है समतल दर्पण क्या होता है। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में हर एक टॉपिक आप लोगों को समझने की जरूरत है। यदि आप रियल मायने में फिजिक्स को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको हर एक कंसेप्ट को सीखने की जरूरत है। टॉपिक वाइज आपको कंसेप्ट सीखने की जरूरत है। तो फिजिक्स में कुछ भी आप रटने का कतई प्रयास न करें। रट के आप एग्जाम में अच्छे मार्क ला सकते हैं, बिहार टॉपर भी आप बन सकते हैं, बट आप फिजिक्स नहीं सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं साइंस के फील्ड में हम जीवन में आगे बढ़ें, तो उसमें आपको हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, चाहे फिजिक्स का हो या मैथ का हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो। हर एक टॉपिक को आप सीखने का कोशिश कीजिए और किसी भी टॉपिक को रटने का प्रयास आप मत कीजिए। रटने से आप एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो सकते हैं, बट आप समझ नहीं सकते। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि हर एक पॉइंट को समझें और हर एक चीज को डीपली समझने का कोशिश करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं कोशिश भी करूंगा कि आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से आपके डायरेक्ट दिमाग में ही उतार दूं, आपको जरा सा भी परेशानी ना हो समझने में कोई भी टॉपिक। तो मैं इस तरह से प्रयास करूंगा कि आपको समझा पाऊं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? समतल दर्पण है। तो प्यारे बच्चों, समतल दर्पण से आप लोग भी परिचित हैं। आप लोग पर डे दैनिक जीवन में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हम लोग अपना फेस देखने में, अपना चेहरा देखने में, अपना मुखड़ा देखने में हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब कहिएगा सर, समतल दर्पण में क्या होता है, क्या कंडीशन है समतल दर्पण के लिए, किस दर्पण को हम लोग समतल दर्पण बोलेंगे? तो प्यारे बच्चों, ऐसे दर्पण को हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। अब कहिएगा सर, समतल कैसे? समतल का मीनिंग समझाइए। जैसे मान लीजिए हमारा समतल दर्पण है और इसमें हम लोग अपना चेहरा भी देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखिए हम लोगों का ये समतल दर्पण है। तो जिस तरफ हम लोग अपना फेस देखते हैं, इधर हम लोग अपना फेस देखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। ठीक है प्यारे बच्चों। और इधर देखिए हमारा रचित किया हुआ, पेंट किया हुआ भाग होता है, और जिधर पेंट किया हुआ भाग नहीं होता वो हमारा परावर्तक सतह कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, समतल इसको कैसे समझेंगे कि हमारा समतल ही दर्पण है? तो प्यारे बच्चों, जब इस पे हम लोग अपने हैंड को इस पे पूरा खिसकाएंगे इधर से इधर, तो यहाँ पे मेरा हाथ पूरा का पूरा स्मूथली रूप से आगे बढ़ेगा, कहीं भी ऊंचा नीचा नहीं बुझाएगा, कहीं भी गड्ढापन इसमें नजर नहीं आएगा। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा समतल दर्पण है। जब इस पे हाथ को खिसकाए हम और स्मूथली ये खिसकते हुए आगे बढ़े, तो हमको समझ लेना है कि हमारा कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। जब इस दर्पण में हमको गड्ढापन नजर आने लगेगा, जब हमारा परावर्तक सतह धंसा हुआ नजर आने लगे, तो हमको समझ लेना है कि वो अवतल दर्पण है। जब हमारा परावर्तक सतह उठा हुआ नजर आएगा, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, यदि परावर्तक सतह उठा हुआ नजर आएगा तो हमको समझ लेना है कि वो हमारा दर्पण जो है उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है? उत्तल। समतल दर्पण में पूरा का पूरा स्मूथ होगा, कहीं भी ऊंचा नीचा गड्ढा नहीं बुझाएगा, आपको पूरा का पूरा स्मूथ नजर आएगा। जब दर्पण आपका अवतल होगा तो हम लोग आज आगे सीखेंगे, अवतल दर्पण भी एक दर्पण का प्रकार ही है। उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में भी बोलेंगे। तो नॉर्मली हम लोग जो दैनिक जीवन में यूज करते हैं, तीन तरह के दर्पण का यूज करते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण, तीसरा होता है उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण में पूरा पूरा स्मूथ हो जाएगा। यदि दर्पण आपका अवतल है, कनकेव है, तो उसमें परावर्तक सतह आपको धंसा हुआ बुझाएगा। चम्मच चम्मच देखते हैं, जिधर से हम लोग कोई भी चीज को उठाते हैं वो धंसा हुआ पोर्शन होता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का अवतल दर्पण भी धंसा हुआ होता है। जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं वो पोर्शन धंसा हुआ रहता है, इस तरह से रहता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक सतह, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं वो उठा हुआ रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये समतल दर्पण आप लोग देख लिए। तो समतल दर्पण हम लोग किसको बोलते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। और समतल दर्पण कहने का मतलब है कि जिसमें हम लोग चेहरा देखेंगे वो पूरा का पूरा स्मूथ होना चाहिए। जैसे आपका बुक का जो प्रत्येक पेज होता है वो समतल होता है। जैसे इस स्क्रीन बोर्ड को देखिए, इस पे यदि हम हाथ खिसकाएंगे पूरा का पूरा स्मूथ है। मोबाइल का जो स्क्रीन होता है वो हमारा समतल होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। आप यहाँ पे बेंच डेस्क देख पा रहे हैं, इसमें मैक्सिमम जो बेंच डेस्क है पूरा का पूरा स्मूथली, ठीक है प्यारे। और कॉपी का जो प्रत्येक पेज होता है वो क्या होता है? हमारा प्लेन होता है, पूरा का पूरा वो समतल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समतल वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोगों का दीवार जो है, दीवार भी हमारा पूरा का पूरा ये क्या रहता है? समतल नजर आता है। मैक्सिमम केस में ये समतल ही होता है। तो समतल वर्ड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समतल को इंग्लिश में हम लोग प्लेन बोलते हैं, पूरा का पूरा प्लेन होना चाहिए, ऊंचा नीचा कहीं भी नजर नहीं आना चाहिए। तो उस सतह को हम लोग समतल सतह बोलते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। परावर्तक सतह आप लोग जान ही गए, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। तो समतल दर्पण क्या होता है वो आप समझ गए। प्यारे बच्चों, आपको एक चीज याद रखना है, यदि आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जाता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको अच्छे से जवाब देना है। प्यारे बच्चों, दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार को हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण, सेकेंड प्रकार को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण।
जब भी एग्जाम में आपसे दर्पण का प्रकार पूछा जाएगा तो आप दो प्रकार में ही टिक लगाइएगा। पहला प्रकार हमारा समतल दर्पण होता है, दूसरा प्रकार को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण फर्दर दो भाग में बढ़ जाते हैं। गोलीय दर्पण भी पुनः दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार को बोलते हैं अवतल दर्पण, सेकेंड प्रकार हमारा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एग्जाम हॉल में मैक्सिमम बच्चा इसमें गलती कर जाते हैं, क्योंकि उसको याद रहता है, वो याद कर लेते हैं दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। दर्पण जबकि तीन प्रकार के नहीं होते, दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार को हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण, दूसरा प्रकार होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, इसीलिए हमारा दर्पण तीन कैटेगरी में आ जाता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण का दो भाग होता है, जिसमें पहला भाग को बोलते हैं अवतल दर्पण, दूसरा भाग को बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो आपको दर्पण तो तीन प्रकार का बुझा जाता है। आप कहिएगा सर दर्पण तो तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का जबकि होता नहीं है, दो प्रकार का ही होता है। पहला को समतल बोलते हैं, दूसरा गोलीय बोलते हैं। गोलीय दो भाग में बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग को दर्पण तीन तरह का दिखाई देता है, तीन आकृति में दर्पण हम लोगों को नजर आता है, जबकि प्रकार दो ही होता है। गोलीय दर्पण का भी दो ही प्रकार होता है, एक होता है अवतल, दूसरा क्या होता है उत्तल। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आप दो प्रकार में ही टिक लगाइएगा। अब देखिए आज हम लोग इस समतल दर्पण में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट सीखेंगे वो क्या है, ये हम लोगों का समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण पे जब भी हम लोग कोई किरण लंबवत डालें, अब कहिएगा सर लंबवत से क्या तात्पर्य है आपका। लंबवत कहने का मतलब ये जो किरण हम डाल रहे हैं, ये जो भी किरण आ रही है किसी प्रकाश स्रोत से, ये मान लो किरण आ रहा है, इसको थोड़ा देर के लिए आप किरण मान लीजिए, और ये किरण मान लीजिए आपतित हो रहा है, इस पे आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। इस दर्पण के किसी एक पॉइंट पे आके गिर रहा है, और ये जो किरण है दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण दर्पण के साथ ये बना रहा है। जब भी कोई किरण दर्पण पे लंबवत पड़ता है, लंबवत कहने का मतलब ये हुआ कि दर्पण के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कि इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। तो जब इसका परावर्तन होता है, जब ये 90 डिग्री के साथ इस दर्पण पे पड़ेगा, जब इसका परावर्तन होगा तो इसी पथ पे, इसी पाथ पे ये वापस चला जाता है, लौट जाता है। समझ गए ना, जब भी कोई किरण समतल दर्पण पे लंबवत पड़ेगा तो परावर्तन के बाद क्या होगा, इसी पथ पे वापस ये क्या होगा, घूम जाएगा। कोई दिक्कत, उसी चीज को यहाँ हम लोग समझते हैं डायग्राम में। यहाँ देखिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या होता है, वापस लौट जाती है। जब भी समतल दर्पण पे कोई किरण को हम लोग क्या करेंगे, लंबवत डालेंगे। ये किरण देखिए, मान लीजिए किसी प्रकाश स्रोत से ये किरण आ रही है, जो कि इस दर्पण पे लंबवत पड़ा है। कैसा पड़ा है, लंबवत पड़ा है। यहाँ देखिए दर्पण के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। ये हमारा एम डैश एक समतल दर्पण, कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। और इस समतल दर्पण पे एक किरण को हम आपतित किए हैं, किसी प्रकाश स्रोत से मान लो ये किरण आ रहा है, और आने वाली का किरण का देखिए डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। कौन सा किरण बोलेंगे, आपतित किरण। फिर देखिए ये परावर्तन के बाद पुनः इसी पाथ पर, इसी पथ पे क्या हुआ, ये वापस चला गया है। ये जाने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। वापस जो घूम के चला जाता है उसी माध्यम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। अब ध्यान से सीखिए, अब कहिएगा सर इस कंडीशन में आपतन कोण कितना डिग्री का होगा, परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा, जरा ये भी बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपतन कोण क्या होता है वो भी आपको हम बताए हैं पिछले लेक्चर में, परावर्तन कोण किस प्रकार से बनता है वो भी आपको हम बताए हैं पिछले लेक्चर में। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो झुका होता है उसी को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, थोड़ा सा फिर से आपको समझा देते हैं। मान लीजिए हमारा दर्पण क्या है, ये हमारा समतल दर्पण है। मान लो ये एम डैश हमारा क्या है, समतल दर्पण है। इस पे एक किरण, ये जो आने वाली किरण है इसको हम आपतित किरण कह रहे हैं। ये जो किरण हमारा आपतित किरण है, ये दर्पण से टकराने के बाद वापस हवा में चला गया, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और दर्पण के जिस बिंदु पे ये टकराया इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। इसी पे हम लोग एक नॉर्मल डालेंगे, अभिलंब डालेंगे। क्या डालेंगे, अभिलंब। ये मान लो एन ओ हमारा क्या है, अभिलंब। अब आपतन कोण इस डायग्राम में समझिए क्या होता है। ये देखिए हमारा आपतित किरण है, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये हमारा आपतित किरण है, आपतित किरण। और परावर्तन के बाद जो वापस उसी माध्यम में चला गया इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, अभिलंब, अभिलंब। अब देखिए आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण, आपतित किरण और नॉर्मल के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण, जिसको हम लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं।
अब परावर्तन कोण क्या होता है? ये देखिए हमारा परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तित कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तित नहीं बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलते हैं। ये हमारा क्या है? परावर्तित किरण, और ये हमारा नॉर्मल है, अविलंब है। अविलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। ये हमारा परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण को हम लोग आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा परावर्तन कोण। ये हमारा क्या है? आपतन कोण। आपतन क्या है? कोण। कोई दिक्कत? आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है? बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा आपतित किरण है, यहाँ पे जो हमारा आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों अलग अलग सिचुएशन पे है, अलग अलग पोजीशन पे है ना। जिस वजह से यहाँ पे आपतन कोण भी बन पा रहा है, परावर्तन कोण भी बन पा रहा है, और सभी किरण को हम अलग अलग दिखा पा भी रहे हैं। बट इस चित्र में यदि आप देखिएगा, इस डायग्राम में आपको लगेगा कि आपतित किरण भी इसी लाइन पर है, परावर्तित किरण भी इसी लाइन पर है, और अभिलंब भी इसी लाइन पर है। अभिलंब अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो इसी लाइन पे नजर आएगा, नहीं नजर आएगा? एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं? आपतन कोण का मान भी 0 डिग्री लिखे हैं, परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री लिखे। अब कहिएगा सर 0 डिग्री कैसे होगा, जरा ये बताइए। देखिए, कोण बनने के लिए दो किरण के बीच कुछ ना कुछ झुकाव होना चाहिए। मान लीजिए हमारा पहला किरण है और ये हमारा दूसरा किरण है, तो जब कोण बनेगा तो ये दोनों किरण के बीच कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? झुकाव होना चाहिए। झुकाव होगा तभी हमारा कोण बनेगा, अदरवाइज हमारा कोण नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए दो लाइन एक ही लाइन पे सोया हुआ है, मान लीजिए हमारा पहला लाइन है और ये हमारा सेकेंड लाइन है, दोनों लाइन क्या है? एक ही लाइन पे क्या है? सोया हुआ है। तो दोनों लाइन के बीच का कोण अगर पूछेंगे तो आप बोलिएगा 0 डिग्री। क्या बोलिएगा? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों लाइन के बीच कुछ ना कुछ झुकाव नहीं बन रहा है, कुछ भी झुकाव नहीं बन रहा है। झुकाव बनेगा तब हमारा कोण बनेगा, 1 डिग्री हो या 0.5 डिग्री हो, जो भी डिग्री में एंगल आएगा। जब कुछ ना कुछ फैलाव होगा दोनों के बीच तभी हमारा कोण बनेगा। बट यहाँ पे देखिए आज फैलाव नहीं है, अभिलंब भी वहीं पे है, आपतित किरण भी उसी लाइन पे है, और परावर्तित किरण भी उसी लाइन पर है, जिस वजह से यहाँ पे ना तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोई झुकाव पैदा हो रहा है, ना ही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोई झुकाव पैदा हो रहा है, जिस वजह से हम हमारा आपतन कोण का मान भी आज क्या है? 0 डिग्री है। परावर्तन कोण का मान भी क्या है? 0 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा क्या है? आपतित किरण है। आपतित किरण भी क्या है? इसी पे है ना। जब दोनों लाइन एक ही लाइन पे होगा तो कोण बनेगा हम लोगों का? नहीं बनेगा। और देखिए ये जो हमारा परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण भी आज क्या है? इसी लाइन पे है, नॉर्मल पर ही है, अभिलंब पर ही है, जिस वजह से आपतन कोण भी कितना डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का बन रहा है, और परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, इस स्थिति में क्या होगा? आपतन कोण, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, आपतन कोण का मान क्या बनेगा? कब क्या बनेगा? जब आपसे पूछा जाएगा समतल दर्पण पर कोई किरण यदि लंबवत पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? कोई किरण समतल दर्पण पे लंबवत पड़ेगा, लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है, तो इस कंडीशन में आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपतन कोण हमारा क्या बनेगा? 0 डिग्री का होगा। परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण, जिसको कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हमारा कितना डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। किसी को कोई दिक्कत? याद रहेगा? जब भी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद क्या होगा? उसी पथ पे वापस क्या होती है? लौट जाती है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ और हम लोग फैक्ट समझ लेते हैं। आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? समतल दर्पण का फोकस दूरी, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, या इन्फिनिटी हम लोग बोलते हैं। यदि समतल दर्पण का आपसे वक्रता त्रिज्या भी पूछा जाएगा, समतल दर्पण का क्या पूछा जाएगा हम लोगों से? वक्रता त्रिज्या। ये भी हम लोग क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो समतल दर्पण का जब भी आपसे वक्रता त्रिज्या पूछा जाएगा तब भी आपको अनंत ही बताना है। जब समतल दर्पण का आपको फोकस दूरी पूछा जाएगा तब भी आपको क्या बताना? अनंत ही बताना है। जब समतल दर्पण पे कोई किरण लंबवत पड़ेगा तो उस कंडीशन में आपतन कोण कितना डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा।
परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। तो फोकस दूरी क्या होगा? अनंत होगा। वक्रता त्रिज्या क्या होगा? अनंत होगा। एक ऑब्जेक्टिव और याद रखिएगा आप, आवर्धन पूछा जाता है समतल दर्पण का। समतल दर्पण का आवर्धन, किस दर्पण का आवर्धन? समतल दर्पण का आवर्धन। आवर्धन कहने का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब आपका छोटा बन रहा है कि या बड़ा बन रहा है। आवर्धित प्रतिबिंब कहने का मतलब ये हुआ आपका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो आवर्धन होता है +1। आप याद रखिएगा, आवर्धन कितना होता है? +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन पूछेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे आगे, फोकस दूरी किसको बोलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, समतल दर्पण जो होता है हमारा, समतल दर्पण बहुत बड़ा गोलाकार कांच का एक भाग होता है। क्या होता है? क्या मान के चलना है? समतल दर्पण हमारा हमारा जो समतल दर्पण बनता है वो बहुत बड़ा बड़ा सा गोलाकार कांच का एक क्या होता है? हिस्सा होता है, एक भाग होता है, जिससे हमारा क्या बनता है? समतल दर्पण तैयार होता है। यदि वो बहुत बड़ा कांच का एक भाग होगा तो उस दर्पण का हमारा क्या होगा? फोकस दूरी भी अनंत होगा, वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा? अनंत होगा। फोकस दूरी किसको कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आगे ये टॉपिक आने वाला है आगे लेक्चर में, जिसपे हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी अगर यहाँ पे फोकस दूरी समझ में नहीं भी आ रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है ये भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आवर्धन पे भी हम लोग आगे एक टॉपिक ही पढ़ेंगे, डिटेल में अध्ययन करेंगे, वहां हम लोग हर एक चीज सीखेंगे आवर्धन कहते किसको है। बट यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, आवर्धन के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, H डैश बटा H, या इसी को आप कह सकते हैं इसी को आप लोग कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज में जो भी प्रतिबिंब हम लोगों का बनेगा तो प्रतिबिंब का जो हाइट रहेगा, जो ऊंचाई होगा, उसमें भाग देते हैं हम लोग किसका ऊंचाई से? वस्तु का ऊंचाई से। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों हमेशा समतल दर्पण में बराबर होता है। आपका जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा ही क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ इस दर्पण में देखिए, आपका पेन देखिए, जितना बड़ा यहाँ बाहर में दिखाई दे रहा है उतना ही बड़ा आपको प्रतिबिंब में भी नजर आ रहा है, उतना ही बड़ा क्या नजर आ रहा है? प्रतिबिंब में भी। तो जितना बड़ा ये हमारा वस्तु है, वस्तु को ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं हम लोग, उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बना है। ये जो फोटो में यहाँ जो दर्पण के पीछे आपको नजर आ रहा है वो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। किसका प्रतिबिंब बन रहा है? इस पेन का प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ फॉर्मूला आवर्धन के लिए फॉर्मूला क्या आता है? हाइट ऑफ इमेज, आई फॉर इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब का इमेज में यानी कि प्रतिबिंब का ऊंचाई में हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं वस्तु का ऊंचाई से, जिससे हमारा क्या निकल जाता है? आवर्धन निकल जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु का ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा, बनेगा ना। तो यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर प्रतिबिंब का ऊंचाई हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? वस्तु का ऊंचाई हो जाएगा। दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसीलिए इसका देखो हम कुछ यूनिट भी नहीं लिखे। और एक चीज याद रखिएगा, जब हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तो देखिएगा मुख्य अक्ष से ऊपर जो भी वस्तु रखेंगे, वस्तु वस्तु का हाइट तो ऊपर की तरफ होता है, हाइट हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाएगा। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब भी ऊपर ही रहता है। तो हमारा प्रतिबिंब का हाइट भी पॉजिटिव में रहता है और वस्तु का हाइट भी क्या रहता है? पॉजिटिव में रहता है। दोनों हाइट किस में रहता है? पॉजिटिव में ही रहता है। जिस वजह से यहाँ देखिए हम लोग इमेज प्रतिबिंब का हाइट को भी यहाँ देखिए अभी पॉजिटिव में लिखे हैं, वस्तु का हाइट को भी किसमें लिखे हैं? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में जब पॉजिटिव से भागा देंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव। इसीलिए हम लोग +1 लिखे हैं। क्या लिखे हैं? +1 लिखे हैं। तो समतल दर्पण का आवर्धन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? +1 बोलना है। एग्जाम हॉल में +-1 भी रहेगा, लेकिन +1 में आपको नहीं टिक लगाना है। किसमें टिक लगाना है? जहाँ पे +1 रहेगा, +1 रहे, अगर केवल 1 लिखा रहेगा तब भी समझ लेना है आपको +1 में ही लिखा होगा। प्लस नहीं भी रहेगा, अगर खलिया 1 लिखा रहेगा तब भी आपको समझ लेना है वो +1 ही लिखा है। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए 3-4 ऑब्जेक्टिव जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से पूछा जाता है। आपतन कोण पूछ दिया जाएगा, कितना डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। आपतन कोण कब 0 डिग्री हम लोग लिखेंगे? जब समतल दर्पण पे कोई किरण कैसा होगा? लंबवत पड़ेगा, परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपतन कोण 0 डिग्री का होगा। परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का होगा? 0 डिग्री का, क्योंकि आपतन परावर्तन हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। और देखिए आवर्धन पूछेगा तो क्या बोलिएगा? +1। क्या बोलना है? +1 बोलना है। समतल दर्पण का फोकस +1 का कहने का तात्पर्य है कि आपका जो प्रतिबिंब बना है वो ना तो छोटा बना है ना ही बड़ा बना है, वस्तु के साइज के बराबर बना है। जितना बड़ा आपका वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बना है? प्रतिबिंब भी बना है। +1 का यही तात्पर्य होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए समतल दर्पण का फोकस दूरी पूछेगा, क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो क्या बोलना है?
अनंत बोलना है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं। आगे हम लोग सीखेंगे अब प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समतल दर्पण कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को पता है ना। समतल दर्पण हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं? तो समतल दर्पण बनाने के लिए हम लोग एक कांच का सिल्ली लेते हैं, नहीं लेते हैं? तो कांच का सिल्ली लेके हम लोग क्या करते हैं, किसी एक सतह पे, जैसे मान लीजिए हमारा एक सतह एक भाग है, ये हमारा मान लो दूसरा भाग है, अभी तो ये दर्पण बना हुआ है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए दर्पण नहीं बना हुआ रहता, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी एक सतह पे, मान लीजिए इधर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चांदी का एक लेप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चांदी का एक पतला सा इस पे लेयर चढ़ाते, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रजतित करना। क्या बोलते हैं? रजतित करना। फिर रजतित किया हुआ भाग पे हम लोग किसी भी अन्य कलर का, किसी भी कलर का, उस पे हम लोग क्या करते हैं, गहरे रंग का एक पेंट चढ़ा देते हैं, ब्लू हरा नीला जो भी आपका इच्छा करे, उस पर हम लोग क्या करते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं। तो जिससे हमारा क्या होता है, समतल दर्पण तैयार हो जाता है। पिछले लेक्चर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं समतल दर्पण किस प्रकार से हम लोग तैयार करते हैं। सबसे पहले कांच का एक सिल्ली लेते हैं हम लोग। कांच का सिल्ली लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जितना अच्छा आपका कांच का सिल्ली रहेगा उतना ही शानदार आपका दर्पण भी तैयार होगा। तो कांच की सिल्ली लेने के बाद उसके किसी एक सतह पे, ये हमारा एक सतह है, ये दूसरा सतह है, किसी एक सतह पे हम लोग चांदी का लेप लगाते हैं। चांदी के लेप लगाने के बाद हम लोग उस पर क्या करते हैं, किसी गहरे रंग का पेंट कर देते हैं, जिससे हमारा समतल दर्पण क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। दर्पण में जो हम लोगों का छवि बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो किस प्रकार से बनता है, उसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से सीखने का आज कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, इस चित्र में देखिए, यहाँ पे ये मान लो मून है। मून का यहाँ पे पानी के अंदर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ वृक्ष है, वृक्ष का भी, पौधा का भी देखिए यहाँ पानी के अंदर प्रतिबिंब बन रहा है। बट यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये दोनों सिचुएशन ये अपवर्तन की वजह से बन रहा है। किसकी वजह से बन रहा है प्रतिबिंब? अपवर्तन की वजह से। बट यहाँ पे देखिए, इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये परावर्तन की वजह से बन रहा है। किस वजह से बन रहा है? परावर्तन की वजह से। तो अपवर्तन आगे हम लोगों का चैप्टर ही है, वहां पे हम लोग डिटेल वहां डिस्कस करेंगे कि अपवर्तन की वजह से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। बट यहाँ पे हम लोगों को केवल यहाँ सीखना है परावर्तन की वजह से प्रतिबिंब किस प्रकार से हम लोगों का बनता है। कोई दिक्कत? अब देखो प्रतिबिंब कैसे बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरण जरूरी है। कितना किरण जरूरी है? दो किरण अनिवार्य है। दो से अधिक किरण भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन कम से कम यदि आपसे पूछा जाएगा प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितना किरण चाहिए, तो आपको क्या जवाब देना है? दो किरण चाहिए। कितना किरण चाहिए? दो किरण चाहिए। यहाँ पे देखिए हम एक वर्ड लिखे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण। प्यारे बच्चों, ऑप्टिक्स में हम लोग जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे, आपको ऐसा मान के चलना है वो वस्तु हमारा क्या है, वो प्रकाशित है। वो क्या है? प्रकाशित वस्तु है। या ऐसा समझिए वहां तक प्रकाश जा रहा है, आपको ये चीज मान के चलना पड़ेगा। ऑप्टिक्स में, पूरा ऑप्टिक्स में जिस भी वस्तु का हम लोग प्रतिबिंब का बात करेंगे, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा वो हमारा वस्तु क्या है, प्रकाशित। वहां तक प्रकाश जा रहा है, वहां तक क्या हो रहा है, प्रकाश जा रहा है। उस वस्तु पर से प्रकाश क्या होगा, आपको ना दर्पण में रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा आपको मान के चलना है। कोई दिक्कत? अब प्रकाशित मान लो कोई वस्तु प्रकाशित सूर्य के प्रकाश से भी प्रकाशित हो सकता है, या मान लीजिए मरकरी से प्रकाशित हो सकता है, या बल्ब से प्रकाशित हो सकता है। किसी भी प्रकाश के स्रोत से वो क्या हो सकता है, प्रकाशित हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी वस्तु का बात करेंगे वो आपको मान के चलना है सोर्स ऑफ लाइट है। वो क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है, प्रकाश का एक वो स्रोत है, ऐसा मान के चलना। यहाँ पे हम लोग जो प्रतिबिंब बनाएंगे वो प्रदीप्त वस्तु का भी प्रतिबिंब बनाएंगे और प्रदीप्त वस्तु का भी प्रतिबिंब बनाएंगे। तो कहिएगा सर प्रदीप्त वस्तु तो ऐसा वस्तु को हम लोग बोलते हैं जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, और प्रदीप्त वस्तु हम लोग उस वस्तु को बोलते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। बट यहाँ पे हम लोगों का जो तात्पर्य रहने वाला है, प्रदीप्त और प्रदीप्त दोनों वस्तु से। जो प्रदीप्त वस्तु है उसका भी हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, जो अप्रदीप्त वस्तु है उसका भी हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे लिखे हैं किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें का तात्पर्य यहाँ पे आपको केवल ये नहीं मान के चलना है केवल हम लोग प्रदीप्त वस्तु का ही बात करें। यहाँ पे अप्रदीप्त वस्तु का ही बात, अप्रदीप्त वस्तु का भी बात हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अगर वो रियल वे में मिल जाएगा, तो रियल वे में मिलेगा तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। अगर वो मिलता हुआ प्रतीत होगा तो उस कंडीशन में हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अगर रियल वे में बनता है तो रियल इमेज हम लोग बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा प्रतिबिंब इस दर्पण में बन रहा है। आप लोग देखिए यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब इस दर्पण में बन रहा है, जबकि हम प्रदीप्त वस्तु तो नहीं है। प्रदीप्त वस्तु है क्या? नहीं है। हमसे तो लाइट उत्सर्जित नहीं हो रहा है, लेकिन खुद हम प्रकाशित हैं क्योंकि ऊपर ट्यूब लगा हुआ है, वहां से प्रकाश हमारे बॉडी पर आ रहा है, बॉडी पे आ रहा है। फिर बॉडी से हमारा क्या हो रहा है, लाइट किरण रिफ्लेक्ट होकर के इस दर्पण तक जा रहा है। हम प्रकाशित हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। मान लीजिए अभी हम बिंदु का क्या है, स्रोत है, हमसे क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण टकरा के कहां तक जा रहा है, दर्पण तक जा रहा है। खुद हम प्रदीप्त वस्तु नहीं है, फिर भी हमसे क्या हो रहा है, किरण टकरा के इस दर्पण तक जा रहा है। यहाँ पे हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट का बात करेंगे, जो भी वस्तु का बात करेंगे, वो ऐसा मान के चलना आप लोगों को, ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है,
ये हमारा प्रकाश का स्रोत है, यानी कि जिस भी वस्तु का हम लोग इमेज बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, आपको ऐसा मान के चलना है कि वहां तक प्रकाश जा रहा है, वहां से प्रकाश का किरण दर्पण में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा, दर्पण में रिफ्लेक्ट होगा। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अगर किसी बिंदु पर वो मिल जाएगा, परावर्तन के बाद यदि वो मिल जाएगा, वहां पे हमारा रियल इमेज बनेगा, ठीक है। या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगा, जब आता हुआ प्रतीत होगा उस समय हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। उसे इस बिंदु का हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब देखो दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा प्रकार को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। दूसरा प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। अब कहेगा सर वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, देखो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन समझते हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो जाता है किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अगर वो परावर्तन के बाद दो किरण आपस में कट कर रहा है किसी बिंदु पे जाके, रियल मायने में अगर वो कट कर रहा है, उस कंडीशन में हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यदि या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगा, यदि किसी बिंदु से वो आता हुआ आपको प्रतीत होगा, महसूस होगा कि इस बिंदु से आ रहा है, उस कंडीशन में हमारा रियल में वो नहीं कटेगा। रियल मायने वो यदि नहीं कटेगा, उस समय हमारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। आइए इसी चीज को हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। किससे समझेंगे, डायग्राम से। हम लोग एक समतल दर्पण लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, ये हमारा समतल दर्पण है। कोई दिक्कत, इसका परावर्तक सतह को हम व्हाइट कलर से दिखा रहे हैं। आप परावर्तक सतह समझते हैं ना आप लोग, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, चेहरा देखते हैं। यह मान लीजिए दर्पण है, दर्पण के आगे एक मान लीजिए व्यक्ति को हम खड़े कर रहे हैं। एक व्यक्ति को क्या किए हैं, खड़े कर दिए। अब देखो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे किस प्रकार से हमारा बनेगा। तो आपको क्या बोले हैं, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितना किरण जरूरी है, दो, मिनिमम दो चाहिए ही चाहिए। आप मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस व्यक्ति पर से हम लोग क्या करेंगे, दो किरण गुजारेंगे। अभी हम लोग सिर पर से इसका गुजारेंगे, हेड पर से दो किरण गुजारेंगे, जो कि पहला किरण हम गुजार रहे हैं इस पे सीधा, बिल्कुल सीधा। अगर समतल दर्पण पे पूरा सीधा किरण जाएगा तो वो लंबवत माना जाता है। ये लंबवत किरण डाले। एक बात बताइए, जब लंबवत किरण डालेंगे तो ये परावर्तन के बाद क्या होगा, इसी पथ पे वापस क्या होगा, ये लौट जाएगा। इसी पथ पे वापस ये क्या होगा, लौट जाएगा। अब देखिए दूसरा किरण एक हम गुजार रहे हैं जो कि तिरछा जा रहा है। यहाँ पे हम लोग एक अभिलंब भी डाल लेते हैं। ये परावर्तन के बाद क्या होगा, जितना एंगल के साथ आया है, मान लो ये आई एंगल के साथ आया है, आर एंगल बना के ये क्या होगा, वापस चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। और आई और आर का वैल्यू आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एक बात बताइए, ये हमारा परावर्तित किरण है, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए इस व्यक्ति के सिर पर से हम दो किरण गुजारे हैं। पहला किरण समतल दर्पण पे लंबवत डाले, जो परावर्तन के बाद क्या हुआ है, ये परावर्तित होकर के क्या हुआ है, उसी माध्यम में, उसी पथ पे, उसी रास्ते में वापस लौट गया है। दूसरा किरण को यहाँ से हम एक तिरछा गुजारे हैं, जो कि परावर्तन के बाद इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये हमारा परावर्तित किरण है, ये हमारा आपतित किरण है। कोई दिक्कत। अगर हम आपसे कहें बताइए तो ये दोनों किरण आगे जाके कहीं मिलेगा क्या, ये दोनों किरण आपस में कहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये दोनों किरण मान लीजिए 500 वर्ष तक भी आगे बढ़ता चला जाएगा तो कभी एक दूसरे को नहीं कट कर पाएगा कभी भी। आगे जाके ये दोनों किरण आपस में कभी नहीं कट करेगा, क्योंकि मान लीजिए इसको आप कितना बढ़ा दीजिएगा तो हमेशा सीधा लाइन में ही जाएगा, ये हमेशा ये तिरछा लाइन में ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ये दोनों किरण आपस में कभी नहीं कट करेगा, रियल जिंदगी में ये कभी आपस में कट नहीं करेगा। लेकिन इसी चीज को यदि हम लोग पीछे, दर्पण के पीछे अगर हम लोग खींचे, इसको भी यदि हम लोग दर्पण के पीछे ले जाएं, क्या लग रहा है, पीछे जाके ये दोनों किरण आपस में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो जिस बिंदु पे जाके ये कट कर रहा है, यहाँ देखिए कट कर रहा है, और ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पे लग रहा है कि ये कट कर गया है, ये बिंदु जो है ये प्रतिबिंब बना है। किसका प्रतिबिंब बना है, जिस बिंदु से आप दो किरण गुजारे थे, यहाँ से दो किरण गुजारे थे इस दर्पण पे, एक किरण इधर गया था, एक किरण इधर गया था, इसी बिंदु का ये क्या बना है, ये बिंदु जो है प्रतिबिंब बना है। क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। मान लीजिए यहाँ पे हम व्यक्ति को बना दे, अगर इस व्यक्ति का क्या होगा, ये सिर पर से हम दो किरण गुजारे थे, यहाँ भी सिर का ही यहाँ पे चित्र बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए टोटल बिंदु, इसका बॉडी का प्रत्येक बिंदु पर से अगर हम लोग किरण गुजारते, दो दो किरण गुजारते,
तो क्या होता है यहाँ पे पूरा का पूरा बॉडी नीचे बन जाता, पूरा का पूरा क्या बन जाता हमारा चित्र बन के दर्पण में क्या होता तैयार, वो दर्पण के पीछे। अब देखिए ये जो दोनों किरण है, ये देखिए एक किरण जो ये परावर्तित हो गया इधर, एक किरण ये दोनों किरण लग रहा है कि इस बिंदु स्रोत से आ रहा है, नहीं लग रहा है। ये किरण भी लग रहा है कि इसी बिंदु स्रोत से आके ये जा रहा है, और ये किरण भी लग रहा है इसी बिंदु स्रोत से निकल करके ये क्या हुआ दर्पण से निकल करके ये आगे बढ़ता चला गया। लेकिन रियल जिंदगी में ऐसा होगा क्या? ये एक्चुअल वे में तो ये दर्पण से निकल नहीं रहा है, दर्पण के पीछे हम लोग जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को महसूस होता है, हम लोगों को आभास होता है कि ये जो दोनों किरण है वो दर्पण के पीछे किसी एक बिंदु से ये क्या हो रहा है आ रहा है। तो जहां पे हम लोगों का आभास होता है कि इस बिंदु से आ रहा है, वही हम लोगों का क्या बनता है प्रतिबिंब बनता है। इस व्यक्ति का सिर का ये यहाँ पे क्या बना है, ये प्रतिबिंब बना है, जहां पे कट किया है वो क्या बना है हमारा प्रतिबिंब तैयार हो गया। और इसी बिंदु से लग रहा है कि ये दोनों किरण क्या हुआ है रिफ्लेक्ट होकर के परावर्तित होकर के आगे क्या हो रहा है बढ़ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कहिएगा कि सर ये तो रियल मायने में नहीं कटा, ये दोनों किरण देखो तो परावर्तन के बाद रियल वे में कटा था क्या? नहीं कटा था, बट इमेजिनरी रूप से काल्पनिक रूप से इसको हम कटाए। किस रूप से कटाए? काल्पनिक रूप से। ये आभासी रूप से कटाए हैं, काल्पनिक दुनिया में हम कटाए हैं, रियल दुनिया में ये नहीं कट पाए, कट किया है एक दूसरे को। तो काल्पनिक रूप से जब कटाते हैं दो किरण को हम लोग आपस में, इस समय जो हमारा प्रतिबिंब बनता है ये हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है या आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जिस समय हमारा दो किरण क्या होता है काल्पनिक रूप से आपस में कट करता है आभासी रूप से, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं इसको? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। एक और फोटो आपको हम दिखाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा क्या है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, वो हमारा क्या होता है धंसा हुआ रहता है अंदर की तरफ। ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होता है अंदर की तरफ धंसा रहता है, इसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, और पीछे का पोर्शन जिसमें हम डिजाइन बनाए कलर किए ये हमारा पीछे वाला पोर्शन है। तो अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, धंसा हुआ सतह में धंसा हुआ जो पोर्शन होता है उसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल समझेंगे। ये हमारा ध्रुव है, इसको हम फोकस बोल देते हैं, ये हमारा फोकस है। और यहाँ पे हमारा क्या है वक्रता केंद्र है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक वस्तु हम लोग लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा ए भी कोई वस्तु है। इस वजह से हम लोग इस वस्तु पर का जो हेड है सिर पर से हम लोग क्या करेंगे दो किरण गुजारेंगे। पहला किरण गुजारेंगे हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है ये जो लाइन है खींचा हुआ, ये बड़ा सा जो लाइन आप लोगों को दिख रहा है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष को हम लोग मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष से जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण हम लोग गुजारते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के, ये किरण क्या होता है परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरता है। किधर से गुजरता है? मुख्य फोकस से। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर जब भी कोई किरण हम लोग इस दर्पण पे डालते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण इस दर्पण पे डालेंगे, वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरता है। एक किरण और इस पे से हम डाल रहे हैं, जो कि किरण हमारा क्या है ये वक्रता केंद्र की दिशा में जा रहा है, ये वक्रता केंद्र की दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा है। यदि इसको हम लोग पीछे मिलाएं, सी से यदि हम लोग इसको पूरा मिला दें यहां तक, ये किरण हमारा क्या है वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। तो वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होता है दर्पण का प्रत्येक बिंदु पे लंब होता है। दर्पण का प्रत्येक बिंदु पे क्या होता है लंब होता है। जब भी हम लोग कोई किरण वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पे डालेंगे तो वो परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस घूम जाता है। परावर्तन के बाद उसी पथ पे क्या वक्रता केंद्र की दिशा में वापस घूम जाता है। इस किरण को भी जब हम आगे बढ़ाना चाहें, यहाँ पे चित्र, ये दोनों किरण लग रहा है कि एक दूसरे को आगे जाके कट कर रहा है। ये दोनों का कटान बिंदु यहाँ पे है। क्या देखिए जो व्यक्ति था, ये भी हमारा व्यक्ति था, इसका सिर पर से हम लोग दो किरण गुजारे थे। पहला किरण हम लोग वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पे डाले थे, दूसरा किरण क्या किया हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर डाले थे इस दर्पण पे, जो कि परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर गया है, और ये किरण इसी पथ पे वापस लौट गया है। ये दोनों किरण देखिए परावर्तन के बाद ये दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ पे आके कट कर रहा है। ये जो कटान बिंदु है ये इस व्यक्ति का हेड पर से जिस जिस जगह से हम लोग दो किरण गुजारे थे इस दर्पण पे,
उसी का ये प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे। केवल एक पॉइंट का ही प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, क्योंकि हम लोग एक पॉइंट पर से ही दो किरण गुजारे थे। एक किरण यहाँ पे गया था समानांतर, एक किरण यहाँ पे वक्रता केंद्र की दिशा में हम लोग डाले थे, उसी का केवल प्रतिबिंब बनेगा। यदि हम लोग पूरा बॉडी पर से दो दो किरण गुजारते तो पूरा का पूरा बॉडी इधर हमारा बन जाता, पूरा का पूरा बॉडी बनता, बट यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ये बात भी आपको याद रखना है। और यहाँ जो अभी प्रतिबिंब बना है ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। कैसा प्रतिबिंब बना है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। देखिए वस्तु हमारा छोटा है, बट प्रतिबिंब हमारा क्या बन गया? बड़ा प्रतिबिंब बन गया है। तो जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा वो हमेशा उल्टा होता है। और और एक चीज आपको याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने। दर्पण के पीछे आपको कभी नहीं लगेगा कि बन रहा है, ये दर्पण के सामने ही हमेशा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा? परावर्तित होने वाली दोनों किरण आपस में क्या करता है? एक दूसरे को कट करता है। रियल मायने में ये कट कर, यहाँ देखिए, यहाँ से किरण आपतित हुआ था, जो कि परावर्तन के बाद इसी पथ पे वापस ये लौट गया है। ये परावर्तित होने वाली किरण हमारा रियल में ये परावर्तित हुआ। दूसरा किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारे थे, जो कि परावर्तन के बाद इसी पथ पे मुख्य फोकस से होकर गुजरा है। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाला इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं, क्योंकि आपतित किरण ये हमारा है। अब परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से गुजरा है, ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण और ये दोनों परावर्तित किरण आगे चल के यहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे दोनों का कटान बिंदु है, ये रियल मायने में एक दूसरे को कट कर रहा है, जिस वजह से इस वस्तु का या इस व्यक्ति का यहाँ पे हमारा रियल इमेज बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार से बन रहा है वो भी समझ में आ गया। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो परावर्तन के बाद दो किरणें आपस में क्या करता है? कट करता है एक दूसरे को। रियल वे में वो कट करता है, वास्तविक रूप से वो कट करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इमेजिनरी रूप से कट नहीं करेगा, आभासी रूप से वो कट नहीं करेगा, ये रियल मायने में कट करता है। दोनों परावर्तन के बाद दोनों किरणें, परावर्तित किरणें क्या हुआ? एक दूसरे को कट किया है, जिस वजह से यहाँ पे आज हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब भी आपको समझ में आ गया है। वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? देखिए, किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत का मतलब आपको समझ में आ रहा है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, वो प्रदीप्त वस्तु भी हो सकता है, अप्रदीप्त वस्तु भी हो सकता है। प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को बोलते हैं जिससे प्रकाश निकलता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। तो यहाँ पे हम लोग किसी बिंदु स्रोत से तात्पर्य हम लोगों का है, वो प्रदीप्त वस्तु भी हो सकता है, अप्रदीप्त वस्तु भी हो सकता है। बट आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ऑप्टिक्स चैप्टर में हम लोग जिस भी वस्तु का बात करेंगे, वो ऐसा मान के चलना आपको, वो सोर्स ऑफ लाइट है, वहां तक प्रकाश जा रहा है, उस वस्तु पर से प्रकाश रिटर्न दर्पण पे आ रहा है, ऐसा आपको मान के चलना है। जिस भी वस्तु का हम लोग प्रतिबिंब का बात करेंगे, वो वस्तु हमारा क्या होगा? वो खुद प्रकाशित होगा, जहां से प्रकाश टकरा करके वापस दर्पण तक जाए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर क्या होगा? वास्तव में मिलता है। देखिए आज हमारा डायग्राम में क्या था? यहाँ पे ये हमारा वास्तव में मिल रहा था। कैसे मिल रहा था? ये हमारा वास्तव में मिल रहा था। जब वास्तव में मिलेगा, परावर्तन के बाद यदि वो वास्तव में मिलेगा, एक्चुअल वे में अगर मिलेगा, रियल वे में अगर मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में क्या होगा? मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब आपको समझ में आ गया। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। पर्दा पे हम लोग सिनेमा सब देखते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं? पर्दे पे उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। अभी हम लोग डायग्राम में देखे भी, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा बन गया था। वस्तु सीधा था, जबकि प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन गया था। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा? जैसे मान लीजिए आपका वस्तु ऐसा है, इसका देखिए लिखने वाला पोर्शन ऊपर की तरफ है, अब प्रतिबिंब में देखिएगा तो ये उल्टा नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? उल्टा नजर आएगा। तो आपको दो पॉइंट याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम लोगों का जो पहला डायग्राम था, यहां देखिए, यहाँ पर भी देखिए, इस व्यक्ति से हम लोग दो किरण गुजारे थे। एक तो सीधा हम लोग गुजारे थे, लंबवत डाले थे, ये परावर्तन के बाद इसी पथ पे वापस लौट गया था। दूसरा किरण तिरछा गुजारे थे, जो कि इस दिशा में चला गया। ये दोनों रियल मायने में कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, लेकिन इसको यदि हम लोग काल्पनिक रूप से पीछे, आभासी रूप से अगर पीछे मिलाते हैं, तो पीछे जाके यहाँ पे मिल रहा है। तो इस बिंदु से लग रहा है कि ये दोनों किरण, ये किरण भी इसी बिंदु से आ रहा है, और ये किरण भी लग रहा है कि इसी बिंदु से आ रहा है, दर्पण के पीछे से आ रहा है। जबकि ये रियल मायने में ऐसा होता नहीं, दर्पण के पीछे हम लोग जा नहीं सकते हैं। ये रियल मायने में ये क्या हो रहा है? दर्पण के पीछे से आ नहीं रहा, हम लोगों को आभास होता है कि दर्पण के पीछे से आ रहा है।
जिस समय आता हुआ प्रतीत होता है, यहाँ पे हम लोगों का ये जो परावर्तित किरण है और ये भी जो परावर्तित किरण है, ये दोनों किरण लग रहा है कि यहाँ पे दर्पण के पीछे किसी एक बिंदु से, इस बिंदु से आ रहा है। यहाँ पे आता हुआ हम लोगों को प्रतीत होता है। जब आता हुआ प्रतीत होता है तो उस कंडीशन में हमारा आभासी या काल्पनिक प्रतीत बनता है। इस सिचुएशन में हमारा आभासी या काल्पनिक प्रतीत बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। जैसे यहाँ देखिए हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण के सामने देखिए हमारा पेन रखा हुआ है। देखिए पेन का जो ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर है, और दर्पण में भी देखिए ये ऊपर ही नजर आ रहा है। दर्पण में भी क्या है, ऊपर नजर आ रहा है। जैसा वस्तु है वैसा ही हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ देखिए इस कैंची का, इस सीजर का देखिए दोनों पोर्शन, काटने वाला पोर्शन ऊपर है और प्रतिबिंब में भी ऊपर ही नजर आ रहा है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो आभासी प्रतिबिंब, और आपको पता है समतल दर्पण में हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। समतल दर्पण में हमेशा आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। जैसा वस्तु खड़ा रहेगा वैसा ही प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या देखिए, आभासी प्रतिबिंबों को सदा बिंदुओं से या टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा या तो बिंदुओं से दिखाते हैं या टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग पिछले डायग्राम में देख चुके हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, हम लोग फिर भी एक बार इस डायग्राम को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी हमारा कोई वस्तु है, ये हमारा ए बी कोई क्या है, वस्तु है। ए बी वस्तु का सिर पर से, मान लो ये हेड पर से हम लोग क्या किए हैं, दो किरण गुजारे हैं। पहला किरण है हमारा एओ, दूसरा किरण क्या है, एपी है। आपको पता है प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरण अनिवार्य है, मिनिमम दो किरण चाहिए, मैक्सिमम आप जितना ले सकते हैं ले लीजिएगा। तो पहला किरण एओ है। एओ किरण देखिए परावर्तन के बाद ये हमारा दर्पण है, एम डैश हमारा समतल दर्पण है, और समतल दर्पण के सामने ए भी कोई व्यक्ति हमारा खड़ा है, और इस व्यक्ति का सिर पर से हम लोग दो किरण गुजारे हैं। पहला किरण है एओ, दूसरा किरण क्या है, एपी किरण है। अब देखिए यहाँ पे एओ किरण इस दर्पण से परावर्तन के बाद एओ किरण जो है जो आपतित हुआ दर्पण के ओ बिंदु पर, और देखिए एपी किरण जो है जो कि इस दर्पण, समतल दर्पण पे कहां पे आपतित हो रहा है, दर्पण के पी बिंदु पर। फिर देखिए परावर्तन के बाद, इस दर्पण से परावर्तन के बाद ये ओएस डायरेक्शन में चला गया। ओएस डायरेक्शन में कौन सा किरण गया है, एओ किरण ओएस डायरेक्शन में ये परावर्तित हो गया है। फिर देखिए एपी किरण पीटी डायरेक्शन में ये क्या हुआ है, परावर्तन के बाद पीटी डायरेक्शन में ये परावर्तित हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे बिंदु ए का यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, जबकि रियल मायने में ये एक दूसरे को आगे जाके कट नहीं कर रहा है। इसी को यदि हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये यहाँ आगे जाके ये कट करेगा, इस बिंदु पे जाके एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो जहां पे ये कट कर रहा है वो बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु से हम लोग दो किरण गुजारे थे उसी बिंदु का यहाँ पे हम लोगों का आभासी प्रतिबिंब बना है। कैसा प्रतिबिंब बना है, आभासी प्रतिबिंब। इसी चीज को आगे हम लिखे भी हैं, देखिए इस डायग्राम में। यहाँ पे देखिए चित्र में ए भी एक वस्तु है, चित्र में ए भी हमारा क्या है, वस्तु। यहाँ पे देखिए डायग्राम में ए भी हमारा क्या है, वस्तु है, जिसे समतल दर्पण एम डैश के सामने रखा गया है, जिसको कि हम लोग समतल दर्पण ये जो हमारा समतल दर्पण इसके सामने रखा गया था, एम डैश के सामने रखा गया है। वस्तु एबी से दो प्रकाश किरणें एओ तथा एपी समतल दर्पण के बिंदु ओ एवं पी पर आपतित हो रही है। आप देखिए लिए हैं डायग्राम में, यहाँ देखिए वस्तु का जो ऊपर वाला पोर्शन है, ए बिंदु से हम लोग क्या किया, दो किरण गुजारे थे, एक था एओ किरण, दूसरा क्या था, एपी किरण, जो कि समतल दर्पण के किस बिंदु पे पड़ रहा है, ओ बिंदु और पी बिंदु पे पड़ रहा है, जो परावर्तन होने के बाद ओएस तथा पीटी डायरेक्शन में चला गया है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आपतित हो रही, जो परावर्तन के बाद ओएस और पीटी डायरेक्शन में क्या हुआ है, दिशा में लौट जाती है। हमारी आंख को लगता है कि दर्पण से परावर्तित होकर ये किरणें ओएस तथा पीटी दर्पण के पीछे किसी बिंदु ए डैश से आ रही। हम लोगों की आंखों को क्या लगता है, हम लोगों की आंखों को लगता है ये जो ओएस किरण है और ये जो पीटी किरण है ये दर्पण के पीछे किसी बिंदु ए डैश से आ रहा है। किसी बिंदु कहां से आ रहा है, ए डैश, ये जो बिंदु है इसी से आ रहा है। लग रहा है कि इसी बिंदु से निकल के ये किरण बाहर चला गया, दर्पण के बाहर चला गया, और इसी से निकल के ये जो हमारा पीटी है
ये भी निकल रहा है। हम लोगों को आंखों को ऐसा लगता है, जबकि रियल मायने में ये होता नहीं है, हम लोगों को आभास होता है ऐसा। हमारी आंखों को लगता है कि दर्पण से परावर्तित होकर ये किरणें OS तथा PT दर्पण के पीछे किसी बिंदु A' से आ रही है। यह बिंदु A', ये जो A' बिंदु है, बिंदु A का आभासी प्रतिबिंब है। बिंदु A का क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। ये बिंदु A का, ये जो A बिंदु है यहाँ पे, बिंदु A का हमारा क्या है? ये A' हमारा आभासी प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो आप लोग 2 बार इस चित्र को देख चुके हैं। पहला डायग्राम भी हमारा इसी पे आधारित था, ये डायग्राम भी इसी पे आधारित है। काल्पनिक प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों किरण को जब हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जाके कट करता है। ये जो हमारा बना है, ये हमारा कैसा प्रतिबिंब बना है? आभासी प्रतिबिंब बना है। और जिस बिंदु पर से यहाँ पे हम लोग किरण गुजारते, केवल उसी बिंदु ठोका यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बना A' जो है, जिस बिंदु से हम लोग 2 किरण गुजारे थे, उसी बिंदु के यहाँ प्रतिबिंब बना है। यदि हम लोग पूरा ये जो वस्तु है, पूरा वस्तु से यदि हम लोग 2-2 किरण लेके गुजारते जाते, अगर दर्पण पे आपतित कराते, तो पूरा का पूरा इस वस्तु का हमारा चित्र यहाँ नीचे बन जाता, जो कि हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। आप लोग समतल दर्पण में देखे होइएगा, आपको दिखाते भी। देखिए पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। आप दर्पण में जब भी देखिएगा ना, अपना दायां हाथ को आप हिलाइएगा तो दर्पण का बायां हाथ नजर आएगा। आपका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में, वो बायां हाथ बुझाएगा। आपका दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ नजर आता है, आपका बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ बुझाता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं दर्पण में? समतल दर्पण का पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप दर्पण में अपना दायां कान को छुइएगा, दाएं कान को छुइएगा तो प्रतिबिंब में बुझाएगा आप अपना बायां कान को छू रहे हैं। अगर बायां को छुइएगा तो प्रतिबिंब में बुझाएगा कि आप अपने दायां कान को छू रहे हैं। इस घटना को समतल दर्पण में हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए वस्तु का दाहिना भाग, वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण के प्रतिबिंब का बायां भाग नजर आता है, तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। इसी को पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण के प्रतिबिंब का बायां भाग नजर आता है, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। आप दर्पण में इस चीज को आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हम लोग क्या देखेंगे? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषता है। तो प्यारे बच्चों, पहला खासियत यह है कि प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ देखिए, आपको हम दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे नजर आ रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। दूसरा खासियत क्या है? प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा नजर आता है। समतल दर्पण में पार्श्विक रूप से उल्टा नजर आता है। और देखिए एक चीज, तीसरा कंडीशन ये है कि दर्पण से जितना दूर हम हैं, उतना ही दूरी पे दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है। इसका मतलब दर्पण से जितना हम लोग आगे खड़े रहेंगे, प्रतिबिंब भी दर्पण के उतना ही पीछे नजर आएगा, दर्पण में उतना ही पीछे नजर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पहला विशेषता क्या हम लोग? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। प्रतिबिंब दर्पण के किधर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा देखिए, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर होता है। जैसे यहाँ देखिए, आपका जितना बड़ा पेन है उतना ही बड़ा देखिए प्रतिबिंब में भी नजर आ रहा है, ना तो छोटा नजर आ रहा है ना ही बड़ा नजर आ रहा है। तो जितना बड़ा आपका वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा समतल दर्पण में, ना तो छोटा बनेगा ना ही बड़ा बनेगा। एग्जैक्ट वस्तु के बराबर ही आपको क्या देगा? प्रतिबिंब बना के देगा समतल दर्पण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रतिबिंब का आकार जितना बड़ा आपका प्रतिबिंब होगा, वस्तु का आकार भी उतना ही बड़ा होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। वस्तु की अपेक्षा हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको हम दिखाते हैं। ये हमारा सीजर है। देखिए सीजर का जो ये कैंची जो है, इसका काटने वाला पोर्शन ऊपर है, इसका प्रतिबिंब में भी देखिए काटने वाला पोर्शन ऊपर ही है। इसका मतलब हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिल्कुल ही सीधा बन रहा है। अगर प्रतिबिंब उलट जाता तो हम लोग बोलते उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है? पूरा का पूरा सीधा बन रहा है। तो प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला क्या है? प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब जब बनता है, हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ बुझाता है, हम लोगों का बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ बुझाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्विक रूप से समतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा बनता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी या काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है।
और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए हम लिखे भी हैं, प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। आप वस्तु को, ये मान लीजिए हमारा वस्तु को प्रतिबिंब दर्पण से जितना दूर रखिएगा, प्रतिबिंब भी दर्पण में उतना ही दूरी पे नजर आएगा। इसका मतलब वस्तु का जो दूरी होगा वो प्रतिबिंब के दूरी के बराबर ही होगा। अर्थात प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। दर्पण से, इस दर्पण से जितना आगे वस्तु को आप रखिएगा, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे आपको नजर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वस्तु का दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब का दूरी। आपको ये विशेषता भी समझ में आ गया होगा। कभी कभी एग्जाम हॉल में पार्श्विक परिवर्तन क्या है 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, ये भी टॉपिक हम लोगों का इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का विशेषता भी 2 नंबर में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो आपको ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा प्रतिबिंब क्या होगा समतल दर्पण में, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा उतना ही बड़ा वस्तु ही रहता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, पार्श्विक रूप से क्या होता है, समतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब, और देखिएगा एम्बुलेंस सब में देखिएगा, अगर आप लिखा हुआ देखिएगा एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। उल्टा क्यों लिखा रहता है, ताकि आगे वाला जो व्यक्ति जा रहा है उसको मिरर में सीधा दिखाई पड़े। कैसा दिखाई पड़े, सीधा दिखाई। आगे मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, यदि वहां पे आपको पता है कि समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बना के देता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बना के देता है। इसीलिए एम्बुलेंस सब पे देखिएगा, जो भी एम्बुलेंस वर्ड जो लिखा रहता है उसमें देखिएगा टोटल लेटर उल्टा लिखा रहता है, ताकि आगे वाला जो गाड़ी जाएगा उसका मिरर में, ताकि वो उल्टा लेटर पार्श्विक रूप से वो सीधा नजर आए। ठीक है प्यारे बच्चों, वो सीधा करके देख पाएगा अपने मिरर में। इसीलिए एम्बुलेंस सब पे देखिएगा कि एम्बुलेंस उल्टा लेटर में लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वस्तु का दूरी प्रतिबिंब का दूरी हमेशा क्या होता है, समतल दर्पण में बराबर होता है। आप वस्तु को दर्पण से जितना आगे रखिएगा, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे आपको बुझाएगा। ठीक है, फिर आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।